समझा दिया था, लिखना बाकी था। मैंने समझाया था ना। मैं कहा देखो, सबसे पहले पराकण वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो वर्तिकाग्र उचित पराकण की पहचान, पराकण को जो है बोरोन और शर्करा उपलब्ध करवाएगी। फिर विभाजन करके दो नारी तो विकास पराकण अंदर जो है वो तीन चीजें होगी, एक कायिक केंद्रक और दो नर युग्मक। फिर ये पराग नली का करते हुए पहुंच जाएगी, बीजांड में पहुंच जाएगी। ठीक है, काम कट रही है। ठीक है, अब आ जाएगी बेटा, सही आवाज है। दोनों माइक एक में थे ना इसलिए। हाँ जी, अब बताओ, वॉइस सही है अब? क्या मैं दिखाई पड़ रही हूँ? क्या मैं तुम्हें पूरी सुनाई पड़ रही हूँ? बच्चों बताओ, कैन यू हियर मी? कैन यू विजिबल? देखो, डन, चलो बढ़िया। हाँ, तू क्वेश्चन पूछ रही है कि मेरे पे इल्जाम लगा रही है? क्या मतलब है कि आपके टॉपिक में है? अजीब अजीब से नाम है, तो अजीब अजीब से नामों की मैं हिंदी लिखवा देती हूँ। इंग्लिश के नाम है, एक है मेगा स्कोर मदर सेल, मेगा स्कोर टेट्राड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन तीन में तो तुम खत्म ही हो गए होंगे। अंडरलाइन करके लाई उनको? अंडरलाइन करके लाइए तो दिखा। अंडरलाइन करके लाओगे तभी कर पाऊंगी मैं, एक एक की हिंदी नहीं बता पाऊंगी। सबको दिक्कत आ रही क्या इंग्लिश में? मैंने जो जो टर्मिनोलॉजी किताब के अंदर, मेरी बात सुन, जो जो टर्मिनोलॉजी किताब के अंदर इंग्लिश में दे रखी है, इस किताब में डीपीपी एक्सरसाइज में, वो इंग्लिश तुम्हारे रजिस्टर में भी है। तुमको मैच करना पड़ेगा, ये मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। जैसे ये तो क्वेश्चन ही कटवाया होगा मैंने। हाँ, ये वाला 6 नंबर नहीं कटाया, 7वां कटाया। तो 7वां कटाया तो क्यों पूछ रही है? तो ट्रिपल फ्यूजन अब आएगा, निषेचन में आएगा वो। ठीक है, उस दिन मैंने निषेचन के भी क्वेश्चन लगाए थे। और विनिषेचन आज पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, डाउट पे 3:40। काई कोशिका, अरे क्या है ना, काई कोशिका को इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इन्होंने गूगल किया होगा वेजिटेटिव इन हिंदी, तो वानस्पतिक आ गया, और कुछ नहीं है। चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। निषेचन के अंदर तुमने लिखा है कि खोज किसने की है? स्ट्रासबर्गर ने। अब लिखना स्टार्ट करो। जैसे ही पराग कण, जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम वर्तिकाग्र द्वारा सर्वप्रथम वर्तिकाग्र द्वारा उचित पराग कण की सर्वप्रथम वर्तिकाग्र द्वारा उचित पराग कण की पहचान की जाती है। सर्वप्रथम वर्तिकाग्र द्वारा उचित पराग कण की पहचान की जाती है। हो गया? मैं एक लाइन को 3 बार बोलूंगी केवल, ठीक है? 3 बार में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको जगह छोड़नी है। चलो लिखो। अब वर्तिकाग्र, अब वर्तिकाग्र उचित पराग कण को, अब वर्तिकाग्र उचित पराग कण को बोरोन तथा शर्करा, उचित पराग कण को बोरोन तथा शर्करा उपलब्ध करवाती है। उचित पराग कण को
बोरोन तथा शर्करा उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट, जनन छिद्र से पराग नलिका का विकास होने लगता है। जनन छिद्र से पराग नलिका का विकास होने लगता है। विकास होने लगता है। पॉइंट चेंज करो। जननी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। जननी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, एक विकासशील पराग नलिका में सबसे आगे कायिक केंद्रक तथा उसके पीछे दोनों नर युग्मक होते हैं। सबसे आगे कायिक केंद्रक तथा उसके पीछे दोनों नर युग्मक होते हैं। यह पराग नलिका रसायनुवर्ती कीमोट्रॉफिक गति करते हुए बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के माध्यम से रसायनुवर्ती गति करते हुए बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। मेरे अलावा कितने जने बायो पढ़ा रहे तुम्हें अभी? और बस इस संडे तुम्हारे असम में भी पढ़ा रहे हैं? अभी थोड़ी चल रही क्लास, अभी आज थोड़ी है। इसका मतलब इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें मेरे और समीर सर के क्वेश्चन आएंगे। या तो 20-20 आएंगे या 25-25 आएंगे। ये पूरा चैप्टर दूंगी, ठीक है? कल परसों में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर आप संडे टेस्ट के लिए रेडी कर लेना, ठीक है? नया चैप्टर विकास स्टार्ट करूंगी, लेकिन विकास दूंगी नहीं, चैप्टर यही आएगा। ओके, चलो। हाँ, बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। पॉइंट चेंज करके लिखो। पराग कण के वर्तिकाग्र पर आने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक की समस्त घटनाएं पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। पराग स्त्री केसर
संकर्षण कहलाती है। हो गया? चलो अब मैं जो जो बोलूं वो अंडरलाइन करते जाओ। पहले वाले पॉइंट में अंडरलाइन करो, उचित परागकण की पहचान, उचित परागकण की पहचान। दूसरे वाले में लिखो बोरोन और शर्करा, ठीक है। फिर लिखो पराग नलिका का विकास, दो नर युग्मकों का निर्माण, ठीक है। फिर वो वाला पॉइंट छोड़ दो। अगले वाले में रसायनुवर्ती गति, रसायनुवर्ती गति, ठीक है। फिर बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, और लास्ट वाले में पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक है। मतलब ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करवाए ये सब पराग स्त्री केसर संकर्षण में शामिल है। मतलब उचित परागकण की पहचान, बोरोन शर्करा उपलब्ध करवाना, पराग नलिका का विकास, दो नर युग्मकों का निर्माण और माइक्रोपाइल के माध्यम से बीजांड में प्रवेश, ठीक है। अब अपन पराग नलिका को प्रवेश करवाएंगे बेटा भ्रूण कोश में। किसमें? भ्रूण कोश। आप हेडिंग डालेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश, कैसे कबूतर वाला, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये हो गया विचार, और विचार के माध्यम से पराग नलिका कहाँ आ चुकी है? अंदर आ चुकी है। सबसे आगे कौन है? पीछे कौन है? अंदर की तरफ कोशिका बना लेते हैं। यहाँ पर है अंड कोशिका, यहाँ पर दोनों उसकी सहेलियां सहायक कोशिका, इंग्लिश बोलो सहायक कोशिका का सिनर्जीड। समझ में आई बात? कंठस्थ हो जाना चाहिए। सहायक कोशिका को इंग्लिश में सिनर्जीड कहते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में कौन है? केंद्रीय कोशिका, दोनों नर युग्मक और ये तीनों प्रतिव्यासान। तो देखो बेटा ये तो जैसे इस दुनिया में ये वैसे चली जाएगी, कोई रोल प्ले नहीं करेगी। प्रतिव्यासान कोशिका निषेचन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। अब बेटा ऐसा है कि जैसे ही पराग नलिका यहाँ आई, अब यहाँ पर आके सबसे पहले यहाँ से काई केंद्र घटेगा। समझ में आई बात? काई केंद्र क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बारात मंडप में प्रवेश कर रही है। कायिक कोशिका जो थी, यूं समझो कि पराग नलिका के अंदर घर के बड़े बुजुर्ग की तरह काम कर रही थी, दिशा निर्देशन करके पराग नलिका को लेके आ रही थी। अब तो किसी का काम ही नहीं है, अब तो सीधा अंदर एंट्री कौन करेंगे? दूल्हे। तो जैसे ही कायिक केंद्र यहाँ से हटेगा, दोनों नर युग्मक अंदर आने के लिए क्या है? रेडी। लेकिन यहाँ पराग नलिका फिर कंफ्यूज इसलिए हो जाती है कि अब जाए तो जाए कहां से? अगर सेंटर में से एंट्री लेने की कोशिश की तो खुद दुल्हन यानी कि अंड कोशिका ही डैमेज हो जाएगी। देखो सेंटर में कौन है? अंड कोशिका। अगर दोनों साइड में से पराग नलिका ने अंदर एंट्री करने की कोशिश की तो सहायक कोशिका डैमेज हो गई, मतलब सहेली डैमेज हो गई। और सहेली डैमेज होगी फिर दुल्हन शादी करेगी कि नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं है। पराग नलिका यही रुक जाती है। अब क्या करें? तुम्हें याद है तो जब मैंने भ्रूण कोश पढ़ाया था तब मैंने कहा था देखो दोनों ये सहेलियां है, ऐसी वैसी सहेलियां नहीं है, पक्की दोस्त है, सच्ची दोस्ती है इनमें। हाँ बेटा क्या हुआ? वाह 10 बजे बाद ऑफिस शुरू होता है तेरा? 10 से 4? अच्छा अच्छा। ये जो तेरे लिए बोल रहा है ये पेमेंट लेता है या फ्री में बोलता है? पेमेंट लेता है। कितने पैसे? ₹1.25। चल जा। वैसे क्लास के बीच में जेएल सर के पास जाने का मैं किस चीज की परमिशन दूं पहले ये तो बता तू। मैं पढ़ा रही हूँ, तूने ये भी वेट नहीं किया कि मैडम अपना टॉपिक खत्म करें। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई है? इधर एप्लीकेशन दिखा तेरी, मैं देख बात कर लूंगी बेटा। ₹1.25 वाला काम खत्म है ना, अब ज्यादा हो रहा है थोड़ा। इधर आ गया।
दिखा, क्या हो गया, बुखार? तो सच में बैग लेके जाना, फिर बैग लेके जाना, यूं फिर हाँ, आप दोनों सहेलियां हैं, सच्ची सहेलियां, एकदम पक्की वाली दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखते भाई साहब, दूल्हा तो वेट कर रहे हैं, बारात जो है वो अंदर आ नहीं रही है। तो अब क्या होता है, दोनों सहायक कोशिका में से कोई भी एक सहायक कोशिका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दाई या बाई, दोनों में से कोई भी एक अपने आप बच्चों क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, मतलब डिलीट हो गई, वहां से हट गई, वो कोशिका है ही नहीं। तो मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमने पढ़ा होगा कोशिका वाले चैप्टर में, लाइसोसोम पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। पूरी कोशिका यहाँ से क्या हो गई, हट गई। मतलब यूं समझो कि दोनों सहेलियों में से एक सहेली कहती है कि जिया जी आप मेरी लाश से गुजर जाओ, लेकिन शादी करके ही जाना। और जिया जी भी कहते हैं इट्स ओके, मरो तो सही। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही ये कोशिका मरी, यहाँ से हुई खत्म, और पराग नलिका यहीं से क्या करेगी बच्चों, अंदर प्रवेश कर लेगी। समझ में आई बात? और अंदर प्रवेश करके अपने अंदर रखे हुए दोनों नर युग्मकों को यहाँ पर क्या कर देगी, मुक्त कर देगी। ये नर युग्मक भी आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ आ जाएगा। अब इस सहायक कोशिका ने, सिनर्जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो हमको इसको कोई नाम तो देना चाहिए ना, सम्मान के तौर पे। तो ये अपघटित सहायक कोशिका को बेटा हम कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय, हिंदी में कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय, और इंग्लिश में कहते हैं फिलीफॉर्म उपकरण। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म। ल फिलीफॉर्म उपकरण। समझ में आई बात? ठीक है, चलो लिखो, मैं बोलूं तुम लिखो। जैसे ही पराग नलिका, जैसे ही पराग नलिका पराग नलिका भ्रूण कोश, का से कबूतर, भ्रूण कोश के समीप पहुंचती है, जैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश के समीप पहुंचती है, कायिक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। कायिक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। जैसे ही कोशिका भ्रूण कोश के समीप पहुंचती है, कायिक केंद्रक विलुप्त हो जाता है। क्लास में कुछ भी खाने की परमिशन नहीं है, ये सेकंड और अंतिम बार बोल रही हूं, ठीक है। अगली बार मैं बख्शूंगी नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक बार समझा दिया है कि क्लास में कुछ नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। अलग अलग भाषा में नहीं समझाऊंगी मैं। चलो, खाने की है ना ट्रिक होती है टीचर के सामने, समझे? अधबर गगर में तुम होते, अधबर गगरी चल गए तो तुम आधी बुद्धि के प्राणी हो तुम। भाई या तो क्लास में कुछ खाना नहीं, और खा रहे हो तो पकड़ में आना नहीं। टाइमिंग इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मैडम का पीछे घूमना और मुंह का शटर तुरंत बंद। चुकाली कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि मैडम घूम चुकी है इधर, क्योंकि होश में ही नहीं है। इसलिए 1 मिनट में पकड़ में आ जाता है कि भाई कुछ खा रहा है तू तो। सही है ना? दिट्स टाइमिंग प्रॉब्लम। प्रैक्टिस नहीं है तुम में पूरी, अभी प्रैक्टिस की कमी चल रही है। और अगर प्रैक्टिस पूरी नहीं है तो आखिर खाओ मत, या तो खाना नहीं, और खाओ तो पकड़ में आना नहीं। सीधी सी बात है, तभी बच पाओगे। या तो नियम से चलो सीधा। अपने भारत में क्या सब दुनिया में कहते हैं, जो पकड़ में आया वो चोर है। 10 जने जा रहे होंगे रोड पे, हमको पता ही क्या कौन चोर है, लेकिन जो चोरी करते हुए पकड़ा गया, दुनिया उसको चोर बोलेगी। जिसने चोरी की वो चोर नहीं है, जो पकड़ में आया ना वो चोर है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो जिस काम में अपने क्या कहते हैं पारंगत नहीं हो ना, तो वहां अपने जबरदस्ती घुसने की कोशिश
नहीं करनी है, लिखो आगे जल्दी से। पॉइंट चेंज करके लिखना। अब दोनों सहायक कोशिका में से, अब दोनों सहायक कोशिका में से, हाँ जी, हाँ ठीक है, कोई नहीं, बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोशिका, कोई गलत नहीं। आपको मैंने वहां लिखवाया होगा, जैसे ही पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, और यहाँ लिखाया है भ्रूण कोश के समीप। तो एक ही बात है, बीजांड में या भ्रूण कोश के समीप, बात तो वही है, ठीक है। जब पराग नलिका, सॉरी, अब दोनों सहायक कोशिका में से कोई भी एक सहायक कोशिका, तू कहां से आ रहा है? हा? क्या ये ऑफिस पढ़े जाते हैं तुम्हारे क्लास के बच्चे? तेरे भी पेट दर्द, पेट दर्द, वापस जाना है क्या तेरे को? नहीं, बैठ जा। अब दोनों सहायक कोशिका में से कोई भी एक सहायक कोशिका, कोशिका तक लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो सिनर्जी, सिनर्जी। सिनर्जी किसी इंग्लिश में सहायक कोशिका का, इसलिए सिनर्जी लिखवा रही हूं। सी न र जी ड, डफली वाला ड। अपनी प्रॉब्लम ही यही है, इंग्लिश हमें बोलने नहीं आती है और हिंदी हमें लिखने नहीं आती है, और जो भाषा हमें बोलने और लिखने दोनों में आती है वो शिक्षा विभाग में चलती नहीं। समझ में आ रही है ना बात? बस प्रॉब्लम यही है, इंग्लिश हमें बोलने नहीं आती, हिंदी हमें लिखने नहीं आती। सिनर्जी बोल दिया तो आंखें खुल गई, सी सी मैडम सी, आगे आगे न, तो होता है। चलो, दोनों सहायक कोशिका में से कोई एक सहायक कोशिका अपघटित होकर, अपघटित होकर, अब ये लिखना, अपघटित होकर तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म उपकरण, तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म उपकरण का निर्माण करती है, तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म उपकरण का निर्माण करती है। उपकरण का निर्माण करती है। पॉइंट चेंज। यह फिलीफॉर्म उपकरण, यह फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए, यह फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए पराग नलिका का मार्गदर्शन करता है। यह फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूणकोश, क से कबूतर, भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए पराग नलिका का मार्गदर्शन करता है। लास्ट में लिखो, भ्रूणकोश में प्रवेश कर, भ्रूणकोश में प्रवेश कर पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। भ्रूणकोश में प्रवेश कर पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। डालो हेडिंग नहीं, तीनों साल इस टॉपिक से क्वेश्चन था, 2022, 23, 24।
चलो देखो, आराम से समझो, उसके बाद लिखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखने का पूरा टाइम नहीं, समझ लो इसको, क्योंकि इसकी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी। ओके, शॉर्ट में ही चलेगा ये पूरा टॉपिक। दोहरा निषेचन, जिसको अपन, अरे ओए, कौन सी भाषा समझ में आती है तेरे को? देखो, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार होगी? 2 बार। कि 2 बार क्यों होगी? क्योंकि नर युग्मक कितनी बार आए हैं? 2 बार। अरे 2 आए हैं, 2 बार नहीं, नर युग्मक कितने आए हैं? 2 आए हैं। अब बच्चों ऐसा है कि ये जो दोहरा निषेचन है ना, ये केवल आवृत बीजियों का गुण है। केवल किसमें मिलता है? आवृत बीजियों में। इसके अलावा और ये किसी में भी नहीं मिलता है, केवल आवृत बीजियों में उपस्थित। मैडम क्यों? पुष्प भी तो आवृत बीजी में ही है केवल, तो ये कहानी तो आवृत बीजी में ही होगी, और किसमें होगी? नेक्स्ट, इसकी खोज, इसकी खोज की थी नवाश्चिन नाम के व्यक्ति ने। किसने की थी? देखो, अब अपन को ऐसा याद रखना कि देखो, निषेचन तो सब जगह होता है। कवक है तो भी निषेचन करेगा, जंतु है तो भी निषेचन करेगा, पादप में भी कोई भी पादप में निषेचन करेगा, मनुष्य है तो वो भी निषेचन करता है। लेकिन दोहरा निषेचन तो केवल कौन करता है? आवृत बीजी, और किसी में भी नहीं मिलता। क्या आपने कभी आवृत बीजों में निषेचन से पहले दोहरा निषेचन पढ़ा? कभी वर्ड सुना था दोहरा निषेचन? इस टॉपिक के अलावा कहीं और सुना? कहीं जंतु जगत पढ़ते हुए कि कहीं और टॉपिक पढ़ते हुए? नहीं। लेकिन तुमने निषेचन शब्द सुना था पहले? बहुत जगह, 50 जगह सुना था मैंने, है कि नहीं? अब बात ये हो रही है कि दोहरा निषेचन हमारे लिए नई चीज है। कैसी चीज है? नई। और नई को संस्कृत में क्या कहते हैं? नव। संस्कृत छोड़ो, अपने राजस्थानी में अपन नवा कहते हैं। नवी गाड़ी, नवो घर कहते कि नहीं कहते? नव कहते, नव, नए कपड़े में। जैसे नव वर्ष की शुभकामनाएं, ये संस्कृत में कहते हैं नव वर्ष, है ना? तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि नवी चीज की खोज किसने की है? नवाश्चिन। कि नवी चीज की खोज नवाश्चिन ने की। तो जो बच गया पादप वाला, वो स्ट्रासबर्गर ने की। ठीक है, चलो अगली चीज। अब ये दोहरा निषेचन है क्या? तो एक्चुअल में ये जो दोहरा निषेचन है, 2 बार निषेचन होता है। तो ये 2 घटनाएं। पहली घटना कहलाती है युग्मक संलयन, और दूसरी घटना कहलाती है क्री संलयन। पहला पढ़ा रही हूं मैं, युग्मक संलयन। देखो बेटा, ये युग्मक संलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगेमी। क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पहला नर युग्मक है ना, कि मैडम ये पहला नर युग्मक मतलब, अरे 2 नर युग्मक है ना, तो जो पराग नलिका से पहले बाहर आएगा वो पहला नर युग्मक। और जैसे मान लीजिए कि कोई जुड़वा बच्चे हैं, राम श्याम सीता गीता, जुड़वा 2 वाले, वो सारे जुड़वा है, ठीक है। तो अब उन जुड़वा में से भी जो माता के शरीर से पहले बाहर आया वो बड़ा भाई कहलाएगा, चाहे वो 1 मिनट ही पहले क्यों नहीं आया। हमारे भारत में तो 1 मिनट पहले भी बड़ा भाई ही होता है, और वो 1 मिनट जो लेट छोटा भाई आया, वो जिंदगी भर 1 मिनट बड़े भाई के और उसकी पत्नी के पेट छुएगा। समझ में आएगा? यहाँ पर भी ऐसा ही है, दोनों नर युग्मक साथ में ही बने, सॉरी अपने जननी कोशिका में, दोनों को क्या बनाया? साथ में। लेकिन पहला कौन कहलाएगा? जो पराग नलिका से पहले बाहर आया, तो ये है पहला नर युग्मक। ये सीधा जाएगा और किससे सलित होगा? ये नर युग्मक वाला पहले आया, तो ये सीधा जाएगा और किससे सलित होगा? अंड कोशिका से। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ना, अब देखिएगा भाई, अब कौन किससे सलित हो? तो ये किससे जाके सलित हो जाएगा? इस केंद्रीय कोशिका से। इन दोनों में से जो वास्तविक निषेचन है बच्चों, वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक का संलयन किससे हो रहा है? मादा युग्मक से। ये वास्तविक निषेचन है। इसका ही परिणाम कौन होगा? युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। इसका परिणाम कभी भी नया जीव नहीं हो सकता, इससे बनेगा भ्रूण कोश। क्या बनेगा? जो इसको क्या देगा? पोषण देने का कार्य करेगा। तो पहला नर युग्मक सीधा गया और किससे संलयित हो गया? अंड कोशिका से, जिसका परिणाम कौन होगा? युग्मनज। और इस युग्मनज से ही आगे चल के क्या बनेगा? भ्रूण। चलो गुणिता लिख लेते हैं दोनों की। देखो, नर युग्मक को तो 100% आगुणित,
युग्मक बिना किसी अपवाद के हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तुम्हारी शीट में भी तुमने क्वेश्चन पूछा भी था शायद, है ना? मैंने कहा था ना, जीव अगुणित हो या द्विगुणित, युग्मक हमेशा कैसा होगा? अगुणित। अब अंड कोशिका मादा युग्मक है तो कैसी हुई? एन। एन और एन क्या बन गए? 2n। तो भ्रूण भी कैसा हो गया? आ जाओ नेक्स्ट। अब आएगा दूसरे नंबर की घटना जिसको अपन कहते हैं त्रिसंलयन। त्रि को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल और संलयन को कहते हैं फ्यूजन। तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब ये क्या कहानी है? ऐसा है कि जो दूसरा वाला नर युग्मक था ना बच्चों, वो जाके किससे संलयित हुआ था? केंद्रीय कोशिका से। किससे? हो सकता है बच्चों वहां पर केंद्रीय कोशिका लिखा हो सकता है वहां पर क्या लिखा हो? ध्रुवीय केंद्र। एक मैंने पुराना आईसीआर का क्वेश्चन देखा था, वहां पर ध्रुवीय केंद्र को द्वितीय केंद्र नाम लिखा हुआ था, तो भी कंफ्यूज मत होना। अन्य कोशिका के अलावा जो भी नाम आवे वो केंद्रीय कोशिका का ही नाम, ठीक है? तो केंद्रीय कोशिका हो, ध्रुवीय केंद्रक हो या फिर क्या हो? द्वितीय केंद्रक। इनका जब संलयन होगा तो ध्यान रखना, भ्रूण कभी नहीं बन सकता। ये वास्तविक निषेचन नहीं है। वास्तविक निषेचन वो निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक से हो, लेकिन केंद्रीय कोशिका मादा युग्मक नहीं है। चलो, तो इसका परिणाम होता है पैन। कि मैम ये पैन क्या है? पैन की फुल फॉर्म देखो, प्राइमरी, ई से हो गया एंडोस्पर्म और एन से हो गया न्यूक्लियस। हिंदी लिखो, प्राथमिक एंडोस्पर्म को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश, और न्यूक्लियस का क्या है आंसर? केंद्र, ठीक है? और यही पैन आगे चल के किसमें विकसित होगा? भ्रूण कोश में, जो भ्रूण को पोषण देगा, ठीक है? अब इसकी फ्लोइडी लिखो, गुणिता लिखो। नर युग्मक कैसा होगा? केंद्रीय कोशिका n+n। बोलो n+n क्यों? क्योंकि दो केंद्रक थे इसमें, तो मैं क्या लिखूंगी? n+n। तो अब ये कितना हो गया? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3n। तो भ्रूण कोश भी, और क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है इसलिए ये घटना कहलाती है त्रिसंलयन। और ये है आपके सीयूईटी 2024 का प्रश्न। पैन के लिए पूछा था कि पैन का निर्माण किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन बी चुनना था, त्रिसंलयन। समझ में आई बात? द्विसंलयन कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, द्विनिषेचन होता है, संलयन कुछ नहीं होता है। एक ऑप्शन द्विसंलयन भी था उसमें, इसलिए शुरू से वापस समझो। दोहरा निषेचन, दो घटनाएं शामिल है, युग्मक संलयन जिसको इंग्लिश में सिंगेमी कहते हैं, और त्रिसंलयन जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। युग्मक संलयन में वास्तव में युग्मकों का संलयन होता है, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, यानी कि अंड कोशिका दोनों मिले और क्या बन गए? युग्मनज। आगे चल के भ्रूण बना देंगे, बीज में अंदर भ्रूण बना देंगे। दूसरा, ये वाला जो निषेचन है, इसमें जो दूसरा वो बचा हुआ नर युग्मक है वो सीधा जाता है और किससे संलयित होता है? केंद्रीय कोशिका से। तो एक तो नर युग्मक का केंद्रक और केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रक, तीनों मिल गए, 3n संरचना बनी, नाम है पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक। एंडोस्पर्म को भ्रूणकोश, न्यूक्लियस को केंद्रक। तो हिंदी में क्या बन गया? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। और आगे चल के यही प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भ्रूणकोश में। समझ में आई बात? इस पूरी घटना को बेटा अपन क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। दोनों घटनाएं मिलके क्या कहलाती है? दोहरा निषेचन, ठीक है? चलो लिखो।
हाँ, सबने लिख लिया बेटा? हो गया? चलो हेडिंग डालो, भ्रूण कोश, ये हेडिंग है, भ्रूण कोश। इंग्लिश नाम याद रखना ही है, एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। चलो क्या है भ्रूण कोश देखो, तो त्रिगुणित उत्तक है। क्या है ये? त्रिगुणित
गुणित उत्तक जो विकासशील भ्रूण को क्या देता है भाई? पोषण। जो विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। अब इसके दो प्रकार है बेटा भ्रूण पोष के। कितने प्रकार है? दो। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में। एक का नाम है मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष, मुक्त केंद्रकीय या जिसको न्यूक्लियर भी कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं ना, इसलिए मुक्त केंद्रकीय या न्यूक्लियर भ्रूण पोष। और दूसरे का खाली हिंदी नाम ही याद रखना है, कोशिकीय भ्रूण पोष। कोशिकीय भ्रूण पोष। देखो ये क्या होता है बेटा, कैसे बनता है ये है मान लो पेन। पेन क्या था? वही त्रिसलाइन का परिणाम बना था ना पेन। अब क्या होता है बेटा, इस पेन के केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। तुम्हें याद होना चाहिए मुक्त केंद्रकीय विभाजन वो समसूत्री विभाजन है जिसमें बार बार केंद्रक का विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो होता क्या बेटा, ये जो पेन है ना इस साइड में बनता और इसमें ढेर सारे क्या बनते जाते हैं? केंद्रक। केंद्र बन गए। इतने केंद्रक बनने की वजह से ये जो होता है ना, कौन सी अवस्था में होता है? द्रव। ये द्रव अवस्था में होता है। ये द्रव भ्रूणपोष है, लिक्विड भ्रूणपोष है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नारियल पानी। अपन जो नारियल पानी पीते हैं वो एक्चुअल में केंद्रक होते हैं उसके, इसलिए नारियल पानी को पचाना बहुत आसान है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, केंद्रक ही होते हैं खाली। अब तुम्हें पता है जैसे जैसे नारियल पुराना होता जाता है उसमें मलाई बनती जाती है और मलाई से फिर धीरे धीरे वो सफेद चटक खोपरा बनता जाता है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। वो जो खोपरा है ना वो कौन सा भ्रूणपोष है? कोशिकीय। तो अगर मैं ये बोलूं कि पेन, और इस पेन में अब धीरे धीरे क्या बनती गई? कोशिका। ऐसे कोशिका बन गई तो ये कौन से रूप में होगा? ठोस। ये ठोस भ्रूणपोष है, द्रव भ्रूणपोष नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? नारियल की सफेद गिरी। नारियल की सफेद गिरी जिसको कि हम कहते हैं खोपरा। आम बोलचाल में उसको अपन क्या बोलते हैं? खोपरा। तो आप तो बस इतना ध्यान रखो, अपन से इसमें से क्वेश्चन केवल दो ही आते हैं। या तो आपसे पूछेंगे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, आंसर नारियल पानी। या उल्टा पूछ लेते हैं कि नारियल का पानी होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, ऐसा होगा। या आपसे पूछेंगे कि नारियल की सफेद गिरी किसका उदाहरण है? कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके अलावा इन दो क्वेश्चन के अलावा तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनते ही नहीं। ठीक है, कि नारियल का पानी किसका उदाहरण है? कि केंद्रकीय भ्रूणपोष। कि नारियल की सफेद गिरी किसका उदाहरण है? कि कोशिकीय भ्रूणपोष। बस आज के लिए काफी, इतना लिख लो।